डिफाइन करते हैं। पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब सीधे सीधे बोलना जाए तो काम करने की क्षमता जो होती है उसको क्या बोलते हैं, पावर। और रेट जब भी आता है, रेट का मतलब क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब वर्क अपॉन क्या हो गया, ये टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है। एवरेज पावर अगर हम लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पी एवरेज से डिनोट करेंगे, डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस पावर है तो उसको पी से डिनोट करेंगे, डी डब्ल्यू बाय डी टी। डी डब्ल्यू मतलब स्मॉल चेंज इन वर्क डिवाइडेड बाय, या स्मॉल चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, इंस्टेंटेनियस वर्क डन। डन। ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट देखो यहां से डिसाइड करें, वर्क या एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल्स। अपॉन में टाइम आ रहा है मतलब क्या हो गया, सेकेंड, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर। या फिर इसको वॉट भी बोलते हैं, वॉट। वॉट किसके नाम पे पड़ा है, वॉट, जेम्स वॉट जिसने स्टीम इंजन बनाया था। ठीक है। तो उसी के नाम पे इसकी और एक यूनिट बनी, वो क्या है, वॉट। ठीक है। और भी इसकी कई सारी यूनिट्स है, लेकिन फिलहाल ये दो यूनिट आपको ध्यान में रखना है। अब 1 वॉट कैसे डिफाइन करते हैं, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है। अच्छा, गाड़ियों के पावर को अगर मेजर करना है तो कौन सा यूनिट यूज करते हैं, पता है क्या, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, कितना हॉर्स पावर है गाड़ी का, ये बोलते हैं ना हम लोग जनरली वो। ठीक है। अच्छा, पावर का डायमेंशन क्या होता है, तो एनर्जी अपॉन क्या होता है, ये टाइम। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता था, ml2t-2 डिवाइडेड बाय टी कर दो तो क्या हो जाएगा, ml2t-3। डन। ये चीज क्लियर हो गई पावर से रिलेटेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पावर। हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पावर। तो पावर और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो अभी हमने देखा पावर इज इक्वल टू क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ वर्क डन, डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक है। अब वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी या एफ इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू को इस जगह पे पुट कर दो, तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी, और W की जगह पे क्या आ गया यहां पर, F इंटू एक्स। क्या ये चीज क्लियर हो गई। अगर F की वैल्यू कांस्टेंट है, अप्लाइड फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो कांस्टेंट होगा, तो यहां पर F वाला टर्म आ जाएगा बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू F, इधर पे क्या आ जाएगा, dx बाय dt। अब dx बाई dt क्या बता रहे, x क्या है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट, t क्या है यहां पर, टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो dx बाई dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब ये आ गया वेलोसिटी। तो पावर इज इक्वल टू क्या आ गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये रिलेशन है पावर और वेलोसिटी के बीच में। हो गया ये। ठीक है। अब देखो कुछ और पावर की यूनिट्स जो मैं बता रहा था उसका हम कन्वर्जन करेंगे। अच्छा ये बताओ, के किलोवाट आर किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है या एनर्जी की यूनिट है, पावर की है कि एनर्जी की, एनर्जी की यूनिट है, हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले अगर याद होगा तो, है ना। क्योंकि यहां पर किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मतलब कितना हो गया, 1000 वॉट, है ना। और उसके बाद क्या आ रहा है, आर, वन आर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। समझ में आया कि नहीं ये चीज। और वॉट, वॉट इज इक्वल टू क्या होता है, जूल पर सेकंड, यही होता है, जूल पर सेकंड। मतलब यहां पर आ गया जूल अपॉन सेकंड, और इनटू में क्या आ गया, सेकंड, सेकंड सेकंड कट गया तो क्या बच गया, जूल। तो जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। इसका मतलब किलोवाट आर किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। समझ में आया ये चीज। और 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू होता है 3.6 किलो जूल्स। ये कन्वर्जन ध्यान में रखना। ठीक है। हॉर्स पावर जो अभी डिस्कस कर रहा था, हॉर्स पावर ये पावर की यूनिट है, और इसका कन्वर्जन होता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स।
ठीक है, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते जो अभी तक हमने पढ़ा सिर्फ उसी पे बेस्ड। ओके, एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है, एक बार ट्राई करो और इसका आंसर बताओ क्या आएगा, और समझो पहले, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना सीखो। त्रिशा क्वेश्चन समझाना। An elevator can carry maximum load of 1800 kg, एलिवेटर प्लस पैसेंजर का वेट है, is moving up with constant speed 2 meter per second. The frictional force opposing the motion is 4000 newtons. Determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watts as well as in horsepower. हाँ, तब मुझे समझाओ कि ये क्या है, सिचुएशन कैसी, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो कंडीशन को? एलिवेटर का मतलब पता है ना सबको, लिफ्ट, ठीक है। तो एक लिफ्ट है और उस लिफ्ट का आपको वेट गिवन है, कितना वेट है उसका? 1800 केजी, ये उसका वेट है। और इसमें इसको पुल करने के लिए एक मोटर लगी, इस तरीके से एक मोटर लगी है जो इसको पुल कर रही है। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। और इस मोटर में यहां पर ये जो रोप है या जो भी सिस्टम बना हुआ है, यहां पर एक और फोर्स लग रहा है कि कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। अब ये बताओ, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ये कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? उसमें स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं मेंशन किया है। लिफ्ट किस डायरेक्शन में जा रही है? लिफ्ट जा रही है इस डायरेक्शन में, है ना। और फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में? पढ़ के बताओ। अपोजिट द मोशन, मोशन के अपोजिट है, तो मोशन अगर इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। क्या ये क्लियर हो गया? कितना है वो फ्रिक्शनल फोर्स, उसको मैं एफएस से डिनोट कर देता हूं। उसकी वैल्यू कितनी है ये भी गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है? 4000 न्यूटन। क्या ये क्लियर हो गया? अदर देन दिस फ्रिक्शनल फोर्स, इस लिफ्ट में और कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपको दिख नहीं रहा लेकिन अप्लाई हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस डायरेक्शन में, वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते हैं, क्या होता है? m इंटू जी। तो m इंटू जी, m की वैल्यू है 1800, g की वैल्यू ले लेते हैं 10, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर? 18,000 न्यूटन। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? 1800 मल्टीप्लाइड बाय 10। सीधे क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, तो ये दो फोर्सेस लग गए, दोनों फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं? नीचे की तरफ लग रहे हैं। तो टोटल फोर्स जो लगेगा इस डायरेक्शन में वो कितना हो गया? 22,000 न्यूटन्स। क्या ये क्लियर हो गया? यहां तक का एनालिसिस डन। अब क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, ये बताओ। इसमें जो मोटर लगी है ना, इसमें जो मोटर लगी है वो मोटर कितना पावर डिलीवर करेगी इस एलिवेटर को, ये बताना है आपको वॉट्स में। समझ में आया? और कुछ डेटा गिवन है क्या? पढ़ के बताओ। मास, मास हमने यूज कर लिया। और क्या गिवन है? वेलोसिटी गिवन है। इसकी स्पीड गिवन है, कितना है वो? 2 मीटर पर सेकेंड। तो किस स्पीड से ये ऊपर जा रही है, वो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया ये चीज? फिर से पूछता हूं, क्या निकालना है बताओ मुझे? पावर, पावर निकालना है। और जो जो चीजें गिवन थी, क्या वो क्लियर हो गया अभी सब आपको? ठीक है, अब बताओ कैसे निकालेंगे। अब बताओ कैसे निकालेंगे। करेक्ट, अभी हमने डिराइव किया ना, पावर और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन था? P इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। पुट कर दो दोनों वैल्यू, आ जाएगा पावर। P इज इक्वल टू फोर्स कितना लगा? 22,000, और वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 44,000 वॉट्स। डन। 44,000 वॉट्स, या फिर आप इसको लिख सकते हो 44 किलो वॉट, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया वॉट में। क्वेश्चन में और किस में बोल रहा है उसको? एज वेल एज इन हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में कैसे कन्वर्ट करोगे, खाली मुझे सिस्टम बताओ। पॉइंट में वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ कैसे होगा कन्वर्शन।
कन्वर्जन कैसे होगा? फ्रैक्शन में बता दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एकदम बेसिक चीज पूछ रहा हूं, यूनिटरी मेथड। हाँ हाँ त्रिशा बताना है। मैंने कुछ लिखाया था ना अभी, क्या लिखा था? 746 वॉट, 746 वॉट इज इक्वल टू कितना हॉर्स पावर होता है? 1 हॉर्स पावर, यही था। ठीक है, और आपको कितने वॉट्स को कन्वर्ट करना है? 44,000 वॉट्स को कन्वर्ट करना है। तो 1 वॉट इज इक्वल टू कितना हॉर्स पावर हो जाएगा? 1/746 हॉर्स पावर। डन। ऐसे ही करते थे ना यूनिटरी मेथड। अब आपको कितने को कन्वर्ट करना है? 44,000 को। तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? 44,000 वॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 44,000 डिवाइडेड बाय 746 HP हॉर्स पावर। समझ में आया क्या? जो भी फिर इसकी वैल्यू आएगी, मुझे इस वैल्यू से मतलब नहीं, मुझे ये मतलब है कि आपको ये कन्वर्जन आता है कि नहीं, या कर पाओगे कि नहीं। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो फिर ये क्वेश्चन में टॉपिक। हाँ कुछ पूछना है तो पूछ लो, नोट करना है तो कर लो। ठीक है, तो पावर पे कुछ और न्यूमेरिकल्स है जो हम आगे करेंगे, लेकिन आज उसके पहले हम लास्ट टॉपिक कर लेते हैं आज का, कोलिजन। और उससे रिलेटेड कई डेरिवेशन है जो पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालना कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या होता है पता है ना सबको? कोलिजन, कोई भी दो बॉडीज अगर एक दूसरे से टकरा रही हैं तो वो कोलिजन है। ठीक है, कोलिजन लिखो, इट इज अ प्रोसेस इन विच टू बॉडीज, इट इज अ प्रोसेस इन विच टू बॉडीज come in contact, come in contact and exert forces on each other, and exert forces on each other, and exert forces on each other। जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो इसी को हम बोलते हैं कोलिजन। सिंपल वर्ड में टकराना। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, अभी ये बताओ, मैं दो एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरे पास एक टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल को मैंने रिलीज किया, तो बॉल जाएगी और नीचे ग्राउंड से टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, कोलाइड करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? वो बाउंस बैक करेगी। ऐसे ही होगा। लेकिन अगर मान लो मेरे पास एक क्ले की बॉल है, क्ले समझ रहे हो ना, या आटा समझ लो, आटा है जो गूथा हुआ आटा जिससे रोटी बनाते, उसको अगर मैं छोड़ा तो क्या होगा? नीचे जाके चिपक जाएगा। समझ में आएगा नहीं? यही होगा, वो बाउंस बैक नहीं करेगा। तो यहां इस प्रोसेस में क्या हुआ ये बताओ मुझे। पिछले पहले एग्जाम्पल में क्या हुआ और दूसरे एग्जाम्पल में क्या हुआ? फिजिक्स के टर्म्स में बताना, एनर्जी के टर्म्स में बताना क्या हुआ। जब मैंने बॉल को रिलीज किया तो बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, वो नीचे जाती गई तो उसके पास कौन सी एनर्जी बनी? काइनेटिक एनर्जी। जब उसने कोलाइड किया, टकराया जब जमीन से, तो उसके बाद वो बाउंस बैक क्यों किया? क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। समझ में आया कि नहीं ये चीज? वापस से फाइनली एक और काइनेटिक एनर्जी मिली। बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले भी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, टकराने के बाद भी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। अब ये अलग बात है कि जब मैंने बॉल को रिलीज किया, टकराने के बाद वो कम उछली, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वहां पर अगर पूरी एनर्जी नहीं मिली तो एनर्जी का लॉस हुआ। वो लॉस किस टर्म्स में हो सकता है? वो साउंड क्रिएट हुआ, तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? साउंड एनर्जी में। आसपास के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स उसमें हुए, चेंज हुए। समझ में आ रहा है? बॉल का शेप हो सकता है थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ। तो कुल मिला के एनर्जी, ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी पहले जो थी कोलिजन के, बाद में भी रही, एग्जिस्ट करी। क्या ये क्लियर है? ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। हम कोलिजन के टाइप देखने वाले हैं। तो अभी जो मैंने बॉल वाला एग्जांपल बताया ना, जिसमें बॉल के कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी सेम रही, मान लेते हैं सेम रही, आइडियल सिचुएशन मानते हैं सेम रही, तो ऐसे कोलिजन को बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, दूसरा सिचुएशन, जब हमने एक क्ले की बॉल ली और जब क्ले की बॉल को जब हमने रिलीज किया तो काइनेटिक एनर्जी बाद में जाके क्या हो गई? कोलिजन के बाद क्या हो गई? जीरो। ऐसे कोलिजन को बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है? जीरो।
क्लियर हो गया ये सिचुएशन? तो इन्हीं दोनों पे हम डेरिवेशन भी देखेंगे और टॉपिक्स भी देखेंगे। तो हेडिंग डालो। अच्छा, एक नोट करना, उसके पहले नोट लिखना, नोट करके लिखना। नोट, मोमेंटम, मोमेंटम एंड एनर्जी, momentum and energy is conserved, momentum and energy is conserved in case of collision, in case of collision। ये वाली लाइन का मतलब है जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मोमेंटम भी उतना ही रहेगा, एनर्जी भी उतनी ही रहेगी। लेकिन मैं जो दो एग्जांपल बता रहा था, उन एग्जांपल में मैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा था। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, वो बदल जाएगी दोनों अलग अलग एग्जाम्पल के बीच में। अब देखना, सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन, देखना इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में लिखना, इसमें लिखना, if kinetic energy of two bodies, if kinetic energy of two bodies before and after collision, before and after collision is same, then it is called elastic collision, then it is called elastic collision, then it is called elastic collision। क्या लिखा है मैंने सामने बोर्ड में? नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब पहले जो थी कोलिजन के, बाद में जो थी, दोनों काइनेटिक एनर्जी क्या थी? सेम थी। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में आप ये लिख सकते हो, लिख लो ये चीज सामने जो बोर्ड में लिखी है। देन नेक्स्ट टाइप लिखना, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन का मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था? हाँ हाँ, क्ले वाला एग्जांपल दिया था ना। क्ले अगर नीचे गिरा जाके, वो क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो। तो लिखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज जीरो। ठीक है, अब बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, इसके एनालिसिस के डिफरेंट मेथड होते हैं, जिसमें एक होता है COR, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या होता है इसको समझते हैं, लिखो। COR फुल फॉर्म है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ, रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ initial and final velocities, initial and final velocities of bodies, initial and final velocities of bodies। ओके, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, यहां पर दो बॉडीज है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। बिफोर कोलिजन, ये कंडीशन हम ले रहे हैं बिफोर कोलिजन, ठीक है। और ये कंडीशन होगी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन दोनों के मासेस में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, m1 m2 ही रहेंगे, लेकिन दोनों की वेलोसिटीज बदल जाएंगी। इनिशियली पहले वाले की वेलोसिटी को मैं u1, दूसरे वाले की वेलोसिटी को u2 लेता हूं, इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी बदल गई, तो इसको मैं v1 और इसको मैं लेता हूं v2, इसको लेता हूं v1 और v2।
ठीक है। अब जो मैंने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन बताई उसको पढ़ के बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। क्या लिखा आपने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन? नहीं लिखा। इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू द फाइनल वेलोसिटी। ये किसका रेशियो है? डिफरेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू द फाइनल वेलोसिटी। तो बताओ क्या होगा? COR का वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू क्या आएगा? U1 माइनस U2, रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इन दोनों इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस टू द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसका डिफरेंस, तो क्या देगा? V1 माइनस V2। मैंने मॉड ले लिया जस्ट बिकॉज डिफरेंस हम देख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइंस में कोई मतलब नहीं। ठीक है, ओके। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, कई बार प्रूफ करने का क्वेश्चन आता है, वो मैं नोट करवा रहा हूं, नोट करना, फिर उसका हम डेरिवेशन करेंगे, प्रूफ करेंगे। नोट करो। शो दैट for elastic restitution, show that for elastic restitution coefficient of restitution is unity. Coefficient of restitution is unity. Show that for elastic collision या elastic restitution coefficient of restitution is unity। मतलब आपको प्रूफ करना है कि अगर इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन है तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? 1 आएगी। ठीक है, देखो कैसे डिराइव करेंगे। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो कंडीशन क्या देखी थी हमने? इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। दोनों कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सेम। ठीक है, और मैंने एक नोट करके भी एक पॉइंट बताया था। क्या नोट पॉइंट बताया था? मोमेंटम एंड एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। मतलब मोमेंटम जो है वो क्या होता है? कंजर्व रहता है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम देखते हैं क्या होगा। लिखो अकॉर्डिंग टू, ये डायग्राम बना लेना ना, ये डायग्राम दोबारा हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये डायग्राम बना लेना और फिर लिखना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ, अभी ये बताओ मोमेंटम की डेफिनेशन, मोमेंटम का फॉर्मूला किसको किसको पता है? पहले हाथ उठाओ, पहले मैं ये देखना चाहता हूं। पता है? त्रिशा नहीं पता है? हाँ, दृष्टि बताओ। P इज इक्वल टू M इंटू V। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? कोलिजन के पहले जो टोटल मोमेंटम है, कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम है, दोनों क्या होगा? सेम। तो बताओ कोलिजन के पहले ये बॉडी का मोमेंटम क्या हो गया? M इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मतलब ये वाला मोमेंटम क्या हो जाएगा? M1 U1 प्लस प्लस ये वाला कितना हो जाएगा? M2 U2 पहले वाला मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा? वो M1 V1 प्लस क्या हो जाएगा? M2 V2। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? हमें क्या प्रूफ करना है वो दिमाग में है ना? क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या आएगी? 1। मतलब हमें क्या चाहिए? U1 माइनस U2 अपॉन V1 माइनस V2। मतलब हमें मास हटाना है, यहां पर M1 M2 की वैल्यू हटानी है। क्लियर हो गया ये चीज? अब देखो यहां पर इसको मैं शिफ्ट करता हूं, एक काम करता हूं, M1 को एक तरफ लाता हूं, M2 वाले टर्म को दूसरी तरफ। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में हो जाएगा M1 U1 माइनस M1 V1। राइट साइड में क्या हो जाएगा? M2 V2 माइनस M2 U2। डन? यहां तक सबको क्लियर? M1 एक तरफ, M2 दूसरी तरफ। अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा? M1 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? U1 माइनस V1। राइट साइड से क्या कॉमन निकलेगा? M2, ये दोनों से M2 निकाल लो कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहां पर? V2 माइनस U2। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको?
इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इस वाली इक्वेशन को हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये कौन से लॉ से आई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। डन यहां तक सबका? ठीक है। हम कौन सा कोलिजन ले रहे हैं इसमें? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है? पहले वो हाथ उठाओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाँ सबको पता है। दृष्टि, सिद्धि भूल गए? हाफ हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। तो इस वाले बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बिफोर कोलिजन? इस वाले बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बिफोर कोलिजन? ठीक है, यहां पर लिख लेता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी बिफोर, दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। बिफोर और आफ्टर का मतलब है कोलिजन की बात कर रही है। क्लियर हो गया ये चीज? तो बिफोर कोलिजन इस वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस इस वाले की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m2 u2 स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आ गई सभी को? ठीक है, डन। अब इसके बाद सब में से हाफ निकलेगा कॉमन। डायरेक्टली मैं काट देता हूं, सब में से हाफ निकल के कॉमन कट गया। तो अब क्या बच गया हमारे पास? m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। एक बार चेक करो यहां तक डन हो गया सबका? ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा हमने यहां पर किया था ना, इस वाली इक्वेशन में क्या किया था हमने? m1 वाली टर्म एक तरफ रखी और m1 कॉमन निकाला। वही प्रोसेस यहां पर भी करो, वही प्रोसेस यहां पर भी करो। m1 सेम मास वाले ऑब्जेक्ट से एक तरफ कर लो, m2 वाला दूसरे तरफ कर लो। तो इधर पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। डन यहां तक? अब लेफ्ट साइड से क्या कॉमन निकल जाएगा? m1 क्या बच जाएगा यहां पर? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। राइट साइड से क्या कॉमन निकलेगा? m2 क्या बच जाएगा वहां पर? v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? इसको कंसीडर कर लो इक्वेशन नंबर 2। इसको कंसीडर कर लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, जो हमें प्रूफ करना था, मैं बता रहा था बार बार, हमें इसकी वैल्यू क्या प्रूफ करनी है? 1। मतलब हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी आनी चाहिए, मास नहीं आना चाहिए। तो अब क्या करें इक्वेशन 1 और 2 के साथ? थोड़ा देख लो कैसे क्या करेंगे जिससे मास हट जाए। डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो m1 m1 कट जाएगा, राइट साइड से क्या कट जाएगा? m2 m2, सिर्फ वेलोसिटी वाली टर्म रह जाएगी। चलो करो, उसके बाद डिवाइड करो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 u1 माइनस v1, दैट इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या होगा? राइट साइड में m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2, m u2 माइनस m2 u2 माइनस v2। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? फिर क्या होगा? m1 m1 कट गया, m2 m2 कट गया, इधर पे ऐसा हो गया। अब इधर न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अप्लाई करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय में जो टर्म आ रही थी एज इट इज। राइट साइड में भी करो अप्लाई, जल्दी करो, दिखाओ क्या क्या आ रहा है टर्म्स। हो गया प्रूफ? ओके
तो इधर पे आया v2 प्लस u2, v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। ये वाली टर्म्स कटी, ये वाली टर्म्स कटी, फाइनली आपके पास बचा ये u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। चेक करो यहां तक आया क्या सबका? ठीक है। अब आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? डिफरेंस, रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू द फाइनल वेलोसिटी। तो आपको यहां पर क्या चाहिए? u1 माइनस u2 चाहिए, तो इस टर्म को इधर भेज दो, इस टर्म को इधर भेज दो। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा u1 माइनस u2, u1 माइनस u2। राइट साइड में हो जाएगा v2 माइनस v1। डन, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब u1 माइनस u2 इज इक्वल टू, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकालू तो ये भी क्या हो जाएगा? v1 माइनस v2 बन जाएगा। ठीक है। टेकिंग मॉड, मॉड बोथ द साइड, दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं। तो मॉड u1 माइनस u2 इज इक्वल टू, इसका मॉड लूंगा तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ये v1 माइनस क्या हो जाएगा? ये v2। इसको डाल दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन में, तो क्या हो जाएगा? मॉड u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाय v1 माइनस v2 दैट इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 1। दैट्स इट, जो आपको प्रूव करना था। क्या ये क्लियर है? एक बार चेक कर लो। ठीक है, कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आगे। तो इसमें कई तरह के डेरिवेशंस है, तो हम एक एक करके डेरिवेशंस देखते जाएंगे। ये हो गया तो मैं हटा दूं, नेक्स्ट टॉपिक बताऊं? ठीक है। नेक्स्ट जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं वो आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा या ध्यान होगा। कैरम अगर हम लोग खेलते हैं तो कैरम में स्ट्राइकर से अगर हम मारते हैं अगर एक क्वाइन को, है ना, तो क्या होगा? स्ट्राइकर भी मूव करता है, क्वाइन भी मूव करता है। क्लियर? कभी आपने एक क्वाइन से, एक जो वो गोटी होती है उससे दूसरे गोटी को अगर मारा है, मार के देखा है क्या कभी? तो क्या होता है? क्या दोनों में कोई डिफरेंसेस होता है स्ट्राइकर से हिट करने में और उससे हिट करने में? उससे जोर से लगता है, इससे धीरे से लगता है। एक और चीज अगर आपने माइन्यूटली नोटिस की हो, हाँ वो एक है ऑब्वियस। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये, दोनों का साइज सेम होता है, और जब मैं एक गोटी से दूसरी गोटी को हिट करता हूं तो वो हिट करने का जो पहली गोटी है ना वहीं पर रुक जाती है और दूसरी मोशन में आ जाती है। क्या ये ऑब्जर्व किया? जनरली ऐसा होता है, अगर करके देखना कभी कभी, है ना, ऐसा होता है, एकदम से वो रुक जाती है या उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो ये जो सिचुएशन है इसमें क्या होता है, अगर कोई दो मासेस हैं सेम, अगर कोई दो बॉडीज है सेम मास है उनका, और दोनों अगर कोलिजन पे आती है ना, एक रेस्ट पे है दूसरी उसको जाके स्ट्राइक कर रही, तो वेलोसिटी इसकी दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी। या कभी आपने ना वीडियो में इस टाइप के आते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा, इस टाइप के कुछ पेंडुलम टाइप के कुछ आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स या वो शोपीस के आइटम, अगर आपने देखा होगा तो अगर मान लो यहां पर इसको उठा के मैं हिलाता हूं तो क्या होगा? इतना ही वो स्ट्राइक ऑफ होगा। देखा है कि नहीं ये चीज? अगर मैंने एक बॉल को इधर पे इधर तक ला के छोड़ा, हाँ ये तो न्यूटन पेंडुलम है क्या? हाँ करेक्ट। तो ये वाले पेंडुलम को अगर हम इस टाइप से छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? ये एक मास अगर इधर आया, ये जाके इसको स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा, तो वो आखिरी उस पे चला जाएगा, तो वो भी उतना ही क्या हो जाएगा? उस वेलोसिटी से मूव करेगा। ये देखा है कि नहीं ये वाला भी सिचुएशन? तो इस चीज को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ट्रांसफर। ठीक है। अगर कोई दो सेम मास वाले ऑब्जेक्ट है, दोनों अगर इलास्टिक कोलिजन में है, अगर स्ट्राइक करेगा एक वेलोसिटी से दूसरे को, तो वो वेलोसिटी दूसरे में क्या हो जाएगी? एक्सचेंज हो जाएगी। इसका डेरिवेशन हम करेंगे। तो लिखो, शो दैट फॉर इलास्टिक कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल बॉडीज, show that for elastic collision between identical bodies velocities are exchanged, velocities are exchanged, velocities are exchanged। ठीक है,
तो चलो इसका प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम दो आइडेंटिकल बॉडीज लेते हैं। बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है, मान लेते हैं दोनों का इनिशियल मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। आफ्टर कोलिजन मास में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, मास विल रिमेन सेम दोनों के, मास विल रिमेन सेम दोनों के। और इसकी इन फाइनल वेलोसिटी v1 और इसकी फाइनल वेलोसिटी अभी मैं v2 अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, अभी अज्यूम करें ये बिफोर कोलिजन की सिस्टम है या आफ्टर कोलिजन की सिस्टम है, और दोनों के मासेस सेम है। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपको क्या प्रूफ करना है, क्या लिखा उसमें, वेलोसिटीज आर एक्सचेंज्ड। वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। एक्सचेंज हो जाएगी मतलब क्या हुआ, अगर इसकी वेलोसिटी 5 है इनिशियली और इसकी वेलोसिटी 3 है, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, पहले वाले की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 3 और दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 5। समझ में आएगी नहीं ये चीज। तो क्या चीज प्रूफ करना है, टू प्रूफ में क्या आएगा, यहां पर क्या प्रूफ करना है आपको, आपको प्रूफ करना है कि v2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, u1 के। सेकेंड वाले जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी किसकी इक्वल हो जाएगी, पहले वाले बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। और v1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, u2 के। यही मतलब हो ना, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। क्या ये क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, ये चीज प्रूफ करनी है। तो चलो प्रूफ करने के लिए जैसा हमने पहले स्ट्रक्चर किया था ना, सबसे पहले पिछले वाले प्रूफ के लिए हमने सबसे पहले क्या लिखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां पर भी वो अप्लाई होगा। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, या मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, m1, सॉरी m है ना यहां पर, mu1 पहले वाली बॉडी का मोमेंटम प्लस दूसरे वाली बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, mu2 सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, mv1 प्लस mv2। क्या यहां तक हो गया सभी का, दोनों तरफ से m कॉमन निकल के कट जाएगा, सीधे सीधे काट देते हैं, दोनों का मास सेम है तो कट गया। तो u1 प्लस u2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये v1 प्लस v2। क्या ये चीज क्लियर हो गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो यहां लिख लो, फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बिफोर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। लिखते जाओ आप क्या क्या होगा, करो आगे सॉल्व इसके बाद खुद से थोड़ा। और क्या प्रूफ करना है वो क्लियर है ना दिमाग में, जो प्रूफ करना है लिखा हुआ है। चलो करो इसके बाद सॉल्व आगे। पिछले जो प्रूफ किया था हमने ऑलमोस्ट वैसे ही है। यहाँ पर m1 m2 नहीं लेंगे, दोनों हमने सेम मास लिया है ना, यहाँ आइडेंटिकल बॉडीज लिखा है ना, आइडेंटिकल इसलिए मास हमने क्या लिया, सेम लिया। तो इसको भी m लो, इसको भी m लो, इसको भी m लो। ठीक है, आगे करो सिंप्लीफाई, और कैसे होगा फिर। पिछले क्वेश्चन में हमने जो किया था ऑलमोस्ट वैसे ही, हाँ हाँ, शिफ्ट करके फिर वैसा कर लेना।
तो ये क्या, हाफ एम u1 स्क्वायर प्लस हाफ एम u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। एक बार चेक करो यहां तक किया कि नहीं सबने, ठीक है। फिर उसके बाद हाफ एम सब में से कट गया कॉमन निकल के, तो अब क्या बचा, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। चेक करो यहां तक आया क्या, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 2 यहां तक आ गया। अब 1 और 2 को लेके आपको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है v1 इज इक्वल टू v2। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या अप्रोच यूज की थी, थोड़ा सा रिकॉल करो तो। डिवाइड किया था, लेकिन यहां पर डिवाइड होने से कुछ सिंप्लीफाई होगा क्या, नहीं होते हुए दिख रहा है ना। उसके पहले हमने ट्रांसफर किया था क्या, देखो u1 माइनस क्या लिया था यहां पर, v1। चेक करो, तो एक काम करते हैं, यहां पर भी वही चीज कर लेते हैं। यहां पर ना इसको पहले कर देता हूं, इस वाले टर्म को पहले कर देता हूं। ये क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर, यहां v1 स्क्वायर को इधर भेज देता हूं, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, u2 स्क्वायर। एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही किया था, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं इक्वेशन नंबर 3 अज्यूम कर लेता हूं, है ना। और इक्वेशन 1 से भी ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशन मिल सकती है, बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमको क्या मिल सकता है, यहां से भी हमको मिल सकता है u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, ये v1 इधर गया और u2 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, v2 माइनस u2। चेक करो ये आया क्या समझ में। इसको इक्वेशन नंबर 4 अज्यूम कर लेते हैं। डन, यहां तक हो गया। अब डिवाइड करो जिससे टर्म सिंप्लीफाई हो जाएंगी। न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, कटेगा, सिंप्लीफाई होगा। क्या टर्म आ रही है बताओ मुझे। आ गया चैतन्य, हो गया प्रूफ। u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1। राइट साइड में v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। डन, यहां तक हो गया होगा मेरे ख्याल से। यहां पर न्यूमरेटर में आइडेंटिटी भी लगा दिया होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और इधर पे u1 माइनस v1। राइट साइड में भी a प्लस बी इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में v2 माइनस u2। यहां तक हुआ सबका, चेक कर लो। ये वाली टर्म्स कट गई, ये वाली भी टर्म्स कैंसल आउट हो गई, तो यहां पर क्या बचा, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। डन, एक बार चेक करो यहां तक हो गया क्या सबका। स्टिल क्या ये चीज अभी प्रूफ हो गई है क्या, अभी हमको प्रूफ क्या करना था, v2 और u1 आपस में क्या है, इक्वल। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, देखो अगर मान लो मैं इसे ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 5, 4 और 5 को देख लो, या 1 माइनस 5 भी कर सकते हो, या 4 और 5 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 4 और 5 को अगर आप ऐड करोगे तो v1 कट जाएगा और इधर से क्या कट जाएगा, u2 कट जाएगा, है ना। तो 4 प्लस 5 कर लो, इक्वेशन 4 प्लस 5 कर लो, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, u1 माइनस v1 प्लस u1 प्लस v1, दोनों का लेफ्ट ऐड हो गया, दोनों का राइट भी ऐड हो जाएगा, v2 माइनस u2 प्लस v2 प्लस u2। तो यहां से v1 और माइनस v1 प्लस v1 कट गया, 2u1 बचा, इधर से माइनस u2 प्लस u2 कटा, तो 2v2 बचा, दोनों का 2 भी कैंसल आउट हो गया, तो फाइनली आपको क्या मिला, u1 इज इक्वल टू v2। मतलब कि इनकी इनिशियल वेलोसिटी और दूसरे वाले की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, इक्वल। सिमिलरली
सिमिलरली ये वाले दोनों पार्ट्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। कंप्लीट कर लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख देना सिमिलरली। सिमिलरली हो गया सबका ये। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कोलिजन इन 2D। नेक्स्ट हेडिंग डालना कोलिजन इन 2D। कोलिजन इन 2D। अब 2D कोलिजन की स्टेट को हम कंसीडर करते हैं। एग्जैक्ट एग्जांपल है कैरम में, हम देखते हैं। कैरम में मान लो अगर ये आपके पास एक स्ट्राइकर है, इसका मास है m1, यहां पर एक गोटी है कोई सी, मान लेते हैं इसका मास हो गया m2, है ना। इनिशियल वेलोसिटी इसकी मैं अज्यूम कर लेता हूं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, ठीक है। और ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब u2 इज इक्वल टू क्या ले लेता हूं, अज्यूम कर लेते हैं हम 0, ठीक है। अगर मान लो आपको यहां पर डालना है, इस गोटी को इस जगह पे डालना है, तो क्या करोगे आप, सर्टेन एंगल पे स्ट्राइक करोगे इसको। सर्टेन एंगल पे स्ट्राइक करोगे तो इसका जो मोशन होगा वो मोशन इन 2D हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज, मतलब इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में मोशन होगा। क्लियर। तो इस सिचुएशन को हम देखते हैं कि इसमें कोलिजन के बाद और कोलिजन के पहले वेलोसिटी में क्या चेंज होगा और इसके मोमेंटम में क्या चेंज होगा, ठीक है। तो इस टाइप की सिचुएशन ले लो, मान लेते हैं ये स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। स्ट्राइक करने के बाद सपोज ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये एक्सेस अज्यूम कर लेते हैं, ये हो गया एक्सेस। और जो m1 वाला मास है, ये जो फर्स्ट बॉडी है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। इसमें ये वाले एंगल को मैं ले लेता हूं θ2, मतलब मास m2 θ2 वाले एंगल पे डिस्प्लेस हो रहा है, और मास m1 वाला जो ऑब्जेक्ट है वो θ1 वाले एंगल पे डिस्प्लेस हो रहा है, θ1 वाले एंगल पे डिस्प्लेस हो रहा है। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। अब यहां पर जब इसको स्ट्राइक किया तो इसकी वेलोसिटी, ये जो u1 थी पहले वेलोसिटी, अब वो वेलोसिटी को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, वो क्या हो गई v1। सेकेंड बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब उसकी वेलोसिटी को हम अज्यूम कर लेते हैं, वो क्या हो गई v2। डन, यहां तक क्लियर। अब इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट देखते हैं कि क्या क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट रिजोल्यूशन करके। क्या हो गया, यहां तक हुआ क्या, सिचुएशन बताओ, ड्रॉ कर लिया। सिचुएशन समझ रहे हो ना, ये वाली बॉडी इसको स्ट्राइक कर रही है, ये रेस्ट पे है। स्ट्राइक करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v2 फाइनल वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी हो गई v1। ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में। कैरम बोर्ड वाला एग्जांपल समझ लो, समझ गए ना ये चीज। तो अब यहां पर इसकी वेलोसिटी का रिजोल्यूशन क्या होगा, रिजोल्यूशन मतलब v2 की एक्स एक्सिस के डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी और वाई एक्सिस के डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी, ये बताओ। एक्स एक्सिस की क्या होगी v2 cos θ2। समझ में आया कि नहीं, जिस एंगल में बन रहा है, जिस तरफ एंगल बन रहा है उस तरफ का कंपोनेंट क्या आता है v2, और cos ऑफ दैट एंगल मतलब क्या आ जाएगा cos θ2। एंगल एंटी क्लॉकवाइज ही देख रहे हैं ना यहां पर, तो ये वाला एंगल तो एंटी क्लॉकवाइज है, और इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मान ले तेरा ये वाला वेलोसिटी है, ये वाला तेरा वेलोसिटी है v2, इधर पे तेरा एंगल बन रहा है θ2, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, सीधे सीधे पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो रही है यहां पर। तेरे को अगर ये वाला कंपोनेंट चाहिए तो ये कंपोनेंट क्या होगा v2 cos θ2। तेरे को इस तरफ का कंपोनेंट चाहिए तो इस तरफ का कंपोनेंट क्या हो जाएगा v2 sin θ2। दैट्स इट, समझ में आया ये चीज। तो ये वाला हो जाएगा v2 cos θ2। y एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा v2 sin θ2। क्या ये क्लियर हो गया। इस वाले एंगल के लिए अगर देखेंगे या इस वाले वेलोसिटी के लिए देखेंगे, v1 वाली वेलोसिटी, उसके कंपोनेंट क्या होंगे, देखो जल्दी से। ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा इसका v1 cos θ1, और इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा v1 sin θ1। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको, ठीक है। ये पूरा ड्रॉ कर लो,
ये वाली चीज क्लियर है ना, ये कैसे आया कंपोनेंट, ये सबको क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट, अब हम दोनों एक्सेस में इसके मोमेंटम देखते हैं। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के लिए, दोनों के लिए। तो लिखो फॉर एक्स एक्सेस, फॉर एक्स एक्सेस। अब एक्स एक्सेस के डायरेक्शन में कोलिजन के पहले सिस्टम का मोमेंटम क्या था बताओ? कोलिजन के पहले सिस्टम का मोमेंटम क्या था? m1 u1 प्लस m2 u2, यही था। लेकिन u2 की वैल्यू हमने क्या ले रखी थी यहां पर? 0। आफ्टर कोलिजन एक्स एक्सिस का मोमेंटम कितना होगा? एक्स एक्सिस का मोमेंटम कितना होगा? तो ध्यान दो, आफ्टर कोलिजन इस वाले की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितनी है? v1 cos θ1। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? किसका है? बंद करो। हाँ जल्दी बताओ क्या होगा? आफ्टर कोलिजन फर्स्ट वाला जो मास है उसका मोमेंटम कितना होगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में? अच्छा ये बताओ, ये बिफोर कोलिजन वाली सिचुएशन थी। कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद ये वाले मास की वेलोसिटी क्या है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में? ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, कितनी है? v1 cos θ1, है ना? ये वेलोसिटी है और ये क्या है? उसका मास है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन का मोमेंटम क्या हो जाएगा इस वाले मास का? m1 v1 cos θ1। क्या ये चीज समझ में आ गई? हाँ, वो दूसरे वाले के लिए होगा प्लस, प्लस अभी दूसरा वाला पार्ट ले रहा हूं मैं, है ना? ये पहले वाले के लिए लिया मैंने, ठीक है। दूसरा वाला जो बॉडी है उसका मास m2 है और उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी? ये वाली v2 cos θ2। मतलब क्या हो जाएगा? प्लस m2 v2 cos θ2। क्या ये चीज क्लियर हो गई? डन। अब u1 की वैल्यू यहां पर क्या है? 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0। तो क्या मिला आपको? m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। ये आ गया एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ओवरऑल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। ठीक है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन के लिए निकाल के बताओ क्या होगा? लिखो चलो कॉपी में। ये मैंने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन का बताया, वाई एक्सिस के डायरेक्शन का बताओ क्या होगा? बिफोर कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। वाई एक्सिस के डायरेक्शन, एक्स का लिखो पहले जल्दी, फिर वाई का लिखो। मोमेंटम का फॉर्मूला पता है त्रिशा? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो बिफोर कोलिजन मास इनटू वेलोसिटी m1 u1 आया पहले वाले बॉडी के लिए। बिफोर कोलिजन इस वाली बॉडी के लिए मास इनटू वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी 0 ली थी, तो m2 इंटू 0 मतलब ये क्या हो गया? ठीक है, तो m1 u1 बचा बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन जब हमने लिया एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस की पहले वाले की वेलोसिटी ये है और उसका मास m1 है, तो m1 v1 cos θ1 मोमेंटम। दूसरे वाले के लिए m2 v2 cos θ2। अब जब y एक्सिस के लिए ले रहे हो, लिखा क्या y एक्सिस के लिए? बताओ जल्दी, क्या है एक्सप्रेशन बताओ फॉर y एक्सिस? m1 v1 sin θ1 इज इक्वल टू m2 v2
साइन थीटा 2, करेक्ट। देखो क्या हुआ फॉर वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के लिए देखेंगे तो ये बताओ ये वाले बॉडी के लिए वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? कुछ है क्या? वाई में मूव नहीं कर रहा है, तो वाई में मूव नहीं कर रहा है मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन की इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। m2 के लिए तो पहले ही वेलोसिटी क्या थी वाई के डायरेक्शन में? 0। आफ्टर कोलिजन ये वाला जो मास है उसके वाई एक्सिस के डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? v2 sin थीटा 2। तो y की वेलोसिटी और मास इंटू वेलोसिटी कर लो तो ये कितना आ जाएगा? m2 इंटू v2 sin थीटा 2। ठीक है, और वहीं पहले वाले मास के लिए देखते हैं तो उसके लिए y एक्सिस की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या आ गई? v1 sin थीटा 1। लेकिन ये नेगेटिव y में है इसलिए हम इसको क्या लेंगे? माइनस m2 इंटू m1 इंटू v1 sin थीटा 1। क्या ये समझ में? ये वेलोसिटी और मल्टीप्लाइड बाय मास। नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि नीचे की तरफ था। तो ये वाला टर्म को इधर शिफ्ट कर दो तो क्या आ जाएगा? m1 v1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू m2 v2 sin थीटा 2। दैट्स इट। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, फॉर कोलिजन इन 2D वाली सिचुएशन में। अच्छा, ओवरऑल अगर इसका आप देखोगे, अगर मैं दोनों सिचुएशन को कंबाइन करूं तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम है दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आफ्टर कोलिजन, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक है, चलो इसको एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में लेते हैं तो ज्यादा ठीक होगा। नोट करना है क्वेश्चन। कंसीडर द कोलिजन of two billiard balls. Consider the collision of two billiard balls with equal masses. M1 is equal to M2. Consider the collision of two billiard balls with equal masses. M1 is equal to M2. The first ball is called the Q. The first ball is called Q, while the second ball is called target. जो बिलियर्ड मतलब जो पूल खेलते हैं उसमें जो फर्स्ट बॉल होती है जिससे स्ट्राइक करते हैं, जैसे कैरम में उसको स्ट्राइकर बोलते हैं, बिलियर्ड में उसको क्या बोलते हैं? क्यू बॉल। जिसको स्ट्राइक कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? टारगेट। वही बताया। द बिलियर्ड प्लेयर wants to sink the target ball in the corner pocket, which is at an angle of 37 degree. Full stop. Assume the collision is elastic. And that friction, rotational motion are not important. Obtain the angle of Q ball. ब्रैकेट में लिख लो θ1. Obtain the angle of Q ball. ब्रैकेट में लिख लेना θ1. Okay. Consider the collision of two billiard balls with equal masses. M1 is equal to M2. The first ball is called Q, while the second ball is called QCUE wala Q na. While the second ball is called target. The billiard player wants to sink the target ball in the corner pocket. पढ़ो इसको, ट्राई करो बनाने का. कॉर्नर पॉकेट ऊपर साइड है,
मतलब ये सेम सिचुएशन, एक्चुअली उसका डायग्राम भी गिवन है बट मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ये सेम टाइप का सिचुएशन है, ठीक है। यहां पर ये वाली जो बॉल है ये कौन सी बॉल है, ये टारगेट बॉल है, ये टारगेट बॉल है, और ये क्यू बॉल है, ये क्यू बॉल है, ठीक है। इससे इसको स्ट्राइक कर रहा है, कॉर्नर पॉकेट जो है वो इस जगह पे, कॉर्नर पॉकेट इस जगह पे, समझ में आई ये चीज, ठीक है। अब बताओ क्या होगा उसमें, और कुछ क्वेश्चन नोट नहीं किया तो बताओ, हो गया डन। The billiard player wants to sink the target ball in the corner pocket, which is at an angle of 37 degree. Assume that collision is elastic and friction and rotational motion are not important. Obtain the angle of cue ball. Huh? Cos 37. 4/5. एक बार पहले ये सिचुएशन, इस डायग्राम को देखो, यही सिचुएशन जो है इस क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। ये क्यू बॉल है, ये क्यू बॉल है, ठीक है, और इससे हम टारगेट कर रहे हैं इस टारगेट बॉल को। किस एंगल पे टारगेट हो रही है, आपको θ2 की वैल्यू गिवन है, θ2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 37 डिग्री। समझ में आ रहा है ये चीज, और आपको ये बताना है कि जो क्यू बॉल है वो किस एंगल से डेविएट हुई, मतलब θ1 की वैल्यू यहां पर बतानी है। क्या ये समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच ये है कि भाई हम सीधे सीधे क्या करें, ये फॉर्मूले में सारी वैल्यूज वगैरह पुट करें और सॉल्व करें, पहला अप्रोच तो ये है। दूसरा अप्रोच है कि हम इसके इनिशियल और फाइनल मोमेंटम का कैलकुलेशन करें, और इनिशियल, और क्योंकि इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक वेलोसिटी को इक्वल करके करें। दो तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले ना, ट्राई कर रहे हो क्या तुम लोग, कोशिश करे तो करो एक बार, नहीं तो मैं बताता हूँ फिर सोल्यूशन। और एक और चीज गिवन है क्वेश्चन में, अगर ध्यान से पढ़ा हुआ, आइडेंटिकल मासेस, मतलब दोनों का मास क्या है, इक्वल। तो m1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, m2, ये चीज भी ध्यान रखना। क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। आंसर है 53 डिग्री। बताओ, चलो इधर पे ध्यान दो। तो मैंने जैसे बताया ना, दो तरीका है, एक तो या इसमें m1 इज इक्वल टू m2 लेके सिंप्लीफाई करो, लेकिन वेलोसिटी वाली टर्म आपको हटानी पड़ेगी और θ1 और θ2 के बीच में रिलेशन चाहिए। बट इस तरीके से सॉल्व करने जाओगे ना, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, देखो ध्यान से समझना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, कोलिजन के पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। मास क्या होता है, स्केलर। v वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर। तो इसका मतलब मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर। तो इनिशियल मोमेंटम जो है उसको पी आई दे देता हूं, है ना, इनिशियल मोमेंटम, या इसको मैं P1 मार्क करता हूं, P1, क्योंकि भाई पहले वाले में ही मोमेंटम है, इनिशियली कोलिजन के पहले, इसमें तो मोमेंटम नहीं है। दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। स्ट्राइक करने के बाद दोनों में मोमेंटम आ गया, तो मैं इसको P1F मार्क करता हूं, इसको प्लस P2F मार्क करता हूं, फाइनल मोमेंटम। क्या ये क्लियर हो गया। अब ये मास इंटू वेलोसिटी हो गई, तो m इंटू यहां पर क्या ले लूंगा मैं, इसको वेक्टर u1। क्या ये चीज क्लियर हो गई। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बताओ, P1F,
P1 मतलब पहले वाले बॉडी का, मतलब पहला वाला जो बॉल है उसका मोमेंटम आफ्टर कोलिशन, तो क्या होगा वो, तो इसको लिखेंगे हम m इंटू वेक्टर v1। क्या ये चीज समझ में आई, बताओ मुझे। m हो गया उसका मास, v1 क्या हो गई, वेलोसिटी आफ्टर कोलिशन। सिमिलर वे में बताओ ये वाला टर्म क्या आएगा, m इंटू क्या हो जाएगा, वेक्टर v2। मास सेम है, मतलब m की वैल्यू को आप कॉमन निकाल के कट कर सकते हो, तो वेक्टर u1 इज इक्वल टू क्या आ गया यहां पर, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2। क्या ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसी वेक्टर v1 को हम स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसके कंपोनेंट वगैरह निकालते हैं, लेकिन इसको वेक्टर के टर्म्स में सॉल्व करना ज्यादा आसान है। कुछ वेक्टर की प्रॉपर्टी मैं बताता हूं, तुम लोगों को याद हो अगर तो, ठीक है। ये याद है कि नहीं, ए डॉट ए क्या होता है, बताओ ए डॉट ए क्या होता है, ए डॉट, अच्छा ये याद है कि नहीं, ए डॉट बी कैसे निकलता है, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जिसको मैं सिंपली ए लिख देता हूं फिलहाल के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या होता है, कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। समझ में है कि नहीं। अगर आप ए डॉट ए निकाल रहे हो, उसी वेक्टर का उसी से डॉट निकाल रहे हो, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जीरो होगी मतलब क्या मिलेगा आपको, ए डॉट ए मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा, ए इंटू ए मिलेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर हुआ। इनडायरेक्टली ये बोला जाए कि अगर किसी वेक्टर का स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाएगा। समझ में आया। वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट करने का तरीका मैं बता रहा हूं। ये तरीका अगर यूज करोगे तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। समझना कैसे, पहले तो स्क्वायरिंग कर लेते दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेक्टर u1 का स्क्वायर, इधर पे क्या हो जाएगा, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 का होल स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आ गई, बताओ मुझे। ठीक है, तो अभी जो मैंने चीज बताई आप लोगों को वेक्टर की प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से ये वेक्टर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। मतलब यहां पर वेक्टर हट जाएगा, सीधे सीधे ये क्या बन जाएगा, u1 का स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आ गई, है ना। लेकिन राइट साइड में वैसा अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्लस है ना बीच में। सिर्फ v1 का स्क्वायर होता, सिर्फ v2 का स्क्वायर होता तो कर सकते थे, लेकिन बीच में क्या आ रहा है यहाँ पर प्लस। तो यहां पर पहले हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर v1 का स्क्वायर प्लस वेक्टर v2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर v1 इंटू वेक्टर v2। एक बात बताओ, ये समझ में आया कि नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डन। अब ये हो गया u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर अब मैं वेक्टर हटा के सीधे सीधे v1 स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां पर भी मैं सीधे वेक्टर हटा के v2 स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस ये चीज बताओ यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा बताओ। गुड, बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं। देखो यहां पर डॉट है ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, मतलब ये फॉर्मूला लग जाएगा ए बी कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा +2, ये क्या हो जाएगा v1 v2 कॉस थीटा। अब इसको क्या ले रहे हैं, थीटा। अच्छा, अब थीटा क्या होगा, ध्यान से समझना, v1 और v2 के बीच का एंगल। तो v1 कहां पर है, देखो v1 यहां पर है, v2 क्या है, यहां पर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है बताओ देख के, θ1 प्लस θ2। तो यहां पर एंगल में क्या आ जाएगा, ये θ1 प्लस θ2। क्या ये चीज समझ में आई, बताओ मुझे सभी। इस वाली इक्वेशन को हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। डन, यहां तक हो गया सभी का, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें एक चीज बोला है, कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक या इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। अब ये बताओ काइनेटिक एनर्जी बिफोर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर क्या होगी, देख के बताओ इधर ध्यान से। बिफोर काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन के पहले काइनेटिक एनर्जी बताओ जल्दी, हाफ m u1 स्क्वायर प्लस हाफ m u2 स्क्वायर। अब u2 की वैल्यू 0 है क्योंकि ये वाली टारगेट बॉल तो रेस्ट पे है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई 0, मतलब ये नहीं आएगा। मतलब बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ये हो गई,
इक्वल टू आफ्टर कोलिशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताओ, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, ऐसा ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आफ्टर कोलिशन दोनों की अलग अलग वेलोसिटी, मास दोनों का क्या है, सेम। इसके बाद क्या होगा बताओ जल्दी, हाफ m तीनों से कॉमन निकल के कट गया, ऐसे ही होगा। तो क्या बचा अब आपके पास, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आ गई? इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपस में क्या हो गई, इक्वल। क्या ये क्लियर? अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, समझो, या जैसे भी करो, आप जो समझना चाहो। आप चाहे ये समझ लो कि भाई u1 स्क्वायर की जगह पे ये डाल देते हैं, ये डाल देंगे तो दोनों टर्म क्या हो जाएगी, कट जाएगी। या फिर दूसरे तरीके से ये समझ लो कि अगर ये इसके इक्वल है तो मतलब ये वाली पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर वाली कंडीशन ट्रू है, मतलब ये वाली पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ये वाली पूरी वैल्यू 0, इसका मतलब 2v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। बता मुझे ये समझ में आएगी नहीं सबको, क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, या नहीं समझ में आ रहा तो देख लो, ये ऐसा कर लो, यहां पर ना u1 स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दो, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर पुट कर दो u1 स्क्वायर की जगह पे। तो ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म कट जाएगी, तो फाइनली आपको यही मिलेगा, 2v1 v2 cos थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये पूरा टर्म उधर जाके क्या हो गया, 0। तो क्या मिला आपको, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू क्या मिला, 0। cos की वैल्यू कब 0 आती है, 90 डिग्री पे। तो यहां पर cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, cos 90। तो इसका मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 90। अब क्वेश्चन में देखो आपको थीटा 1 दिया, क्या दिया, थीटा 2 दिया है ना। थीटा 2 की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 37 डिग्री। तो ये 37 डिग्री इधर पे डाल दो तो थीटा 1 मिल जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, 57 डिग्री। क्या ये समझ में आया? ओ सॉरी 53, कितना आ जाएगा वो, 53 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, जिसमें जो मैंने अभी डायग्राम बताया ना, वही डायग्राम गिवन था, और वो एंगल वगैरह गिवन था, बाकी जो मैंने वैल्यूज बताई सेम वैल्यूज गिवन थी। ओके, इसमें ना एक और छोटा सा डेरिवेशन है और एक आध न्यूमेरिकल है कुछ और कोलिजन पे, वो है, उसको अब हम अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट इस चैप्टर में जो चीजें थी वो मैंने कवर अप करवा दी है। कुछ न्यूमेरिकल और देखने पड़ेंगे इसमें हमें, एक आध क्लास और उसमें रखते हैं। ठीक है, थीटा कंडीशन वही जो उसमें मेंशन किया है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट कंसीडर, रोटेशनल मोशन इज नॉट कंसीडर, इलास्टिक कोलिजन इज कंसीडर्ड। मतलब ये जो पूरी सिचुएशन दिया हुआ है वहां पर उस कंडीशन में, है ना। और वो ये वाला जो टारगेट बॉल है वो रेस्ट पे है, वो सारी कंडीशंस पे। ठीक है, ओके, चलो फिर एंड करते हैं आज की क्लास।